A very warm welcome to my YouTube channel Let's Know Law. Myself अनिंदरजीत कौर बोपराय। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, और आज का हम टॉपिक रखेंगे अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। एंड उन अमेंडमेंट के बारे में आज मैं बात करूँगी जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उन्हें हम मेजर अमेंडमेंट्स भी कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ। फर्स्ट अमेंडमेंट जो हमेशा एग्जाम में कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है कि कौन सी अमेंडमेंट जो थी वो किस ईयर में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड दैट वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1951। 1951 के साल में जो ईयर था उसमें ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पर फर्स्ट टाइम एवर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था कंप्लीट, तो वहाँ तक सिर्फ 8 शेड्यूल थे। हम जानते हैं कि आज देयर आर टोटल 12 शेड्यूल, बट उस टाइम बनने के टाइम 8 शेड्यूल थे, और 9th शेड्यूल जो था वो ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में। 1951 की जो अमेंडमेंट थी जिसे हम फर्स्ट अमेंडमेंट कहते हैं, यहाँ पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो डील करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वहाँ पर इस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 3 मोर ग्राउंड इंट्रोड्यूस की गई थी इस अमेंडमेंट के द्वारा। एंड वो ग्राउंड थी पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। सो ये तो थी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। आगे हम बात करते हैं एक और अमेंडमेंट की, एंड इसका नाम है सेकंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1952। यहाँ पर लोकसभा के जो मेंबर था उसे पावर दे दी गई थी कि वो मोर देन 7.5 लाख 7.5 लाख से ज़्यादा पीपल को रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। यहाँ पर प्रोविज़न दे दी गई थी कि एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर सकती हैं, उनका जो काम है वो वर्कलोड वो उठा सकती है। और यहाँ पर इसी अमेंडमेंट के साथ 7th अमेंडमेंट 1956 के साथ एबॉलिशन कर दी गई थी, ख़त्म कर दिया गया था 4 टाइप ऑफ स्टेट्स को, जिन्हें हम कहते थे A, B, C एंड D स्टेट्स, और इसके बजाय इंट्रोड्यूस की गई थी 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। एंड फर्स्ट टाइम एवर 1956 की जो 7th अमेंडमेंट है, यहाँ पर उसने यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे हम बात करते हैं 9th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960। यहाँ पर क्या हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान में एक एग्रीमेंट हुआ था 1958 में। वहाँ पर जिस भी तरीके से उन्होंने टेरिटरीज जो थी इंडिया की एडजस्ट की गई थी, वो टेरिटरीज इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की गई थी 9th अमेंडमेंट 1960 के द्वारा। और जो फर्स्ट हमारे जो शेड्यूल डील करता है टेरिटरीज और स्टेट के साथ, उनके जो भी था उसमें भी इसके साथ अमेंडमेंट हो गई थी। आगे हम बात करेंगे एक और न्यू और वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 10th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961। जहाँ पर क्या हुआ था कि दादरा नगर एंड हवेली जो थे उनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था इंडिया में, फर्स्ट टाइम एवर। उसके बाद आई थी 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962। वहाँ पर भी गोवा, दमन एंड दीव जो 3 जगहें थी, इनको भी एक स्टेटस दे दिया गया था यूनियन टेरिटरी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिया में। हम बात करेंगे 30th अमेंडमेंट एक्ट 1962। यहाँ पर जो नागालैंड है उसे स्पेशल स्टेटस दे दिया गया अंडर आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम बात करते हैं 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962। तो यहाँ पर पहली बार जो पुडुचेरी थी, पौंडीचेरी जब हम कहते हैं उसे,
वो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। एंड सेकेंडली जो कुछ स्टेट थी, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी जो थी, उनको एक पर्टिकुलरली अलग से लेजिस्लेचर प्रोवाइड कर दिया गया था और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इनको प्रोवाइड किए गए थे। हाँ, आगे हम बात करते हैं 19th अमेंडमेंट एक्ट 1966। तो आज हम जानते हैं कि जब भी कोई भी इलेक्शंस होती हैं तो उनके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है, जो कुछ भी है, तो हम इलेक्शन पिटीशन पाते हैं। पर 1966 के 19th अमेंडमेंट से पहला यहाँ पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल थे, उनको एबॉलिश कर दिया गया, दैट मीन्स ख़त्म कर दिया गया। और हाई कोर्ट जो थी उनको बात दे दी गई थी कि आप जो इलेक्शन पिटीशंस हैं इनकी आप सुनवाई करोगे और आप इनकी हेयरिंग करोगे। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, यहाँ पर जो 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हम जानते ही हैं कि लैंग्वेजेस के साथ डील करता है, फर्स्ट टाइम सिंधी लैंग्वेज को इस 8th शेड्यूल में एंट्री मिल गई थी 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, तो यहाँ पर कंपल्सरी कर दिया गया था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी तो प्रेसिडेंट की जो असेंट है, मंजूरी है, वो ज़रूरी होगी, अदरवाइज कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो नहीं आएगा। इसके बाद है 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा पहले जो आज़ादी के बाद, दैट मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद भी प्रिवी पर्सन प्रिविलेजेस जो थी फॉर्मर रूलर्स की, जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ डील करते थे, वो 1971 तक कायम था। बट 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 आने के बाद इन प्रिवी पर्सन एंड जो फॉर्मर रूलर थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनकी जो प्रिविलेजेस एंड प्रिवी पर्स था वो एबॉलिश कर दिया गया, जब हम कह सकते हैं आसान भाषा में बोले तो ख़त्म कर दिया गया था इस अमेंडमेंट के द्वारा। 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972, यहाँ पर फर्स्ट टाइम एवर लोकसभा की सीट्स जो थी 525 से बढ़ाकर इंक्रीज करके 545 कर दी गई थी इस अमेंडमेंट के द्वारा। 36th अमेंडमेंट एक्ट 1971, इस अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया गया था, जो 1975 में इंट्रोड्यूस की गई थी। 40th अमेंडमेंट एक्ट 1976, तो यहाँ पर पार्लियामेंट को पावर दे दी गई थी कि आप टाइम टू टाइम, जब भी ये आपके पास सामने ये बात आएगी डिसाइड करने के लिए, तो आप टाइम टू टाइम डिसाइड कर सकते हो लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स, लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, लिमिट ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एंड द मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया। सो इस सब जो प्लेसेस हैं, जो टेरिटरी है, उनकी लिमिट जो डिसाइड करेगी पार्लियामेंट। हम बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, तो आप जानते ही होंगे कि जो हमारी 42nd अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में हम उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। चलो अब पढ़ते हैं कि इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किन बातों के लिए कहते हैं, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट थी इसने कॉन्स्टिट्यूशन जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारी चेंजेस कर थी और वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट वाली चेंजेस की गई थी। सो इसे भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही दर्जा दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट जो चेंज 42nd अमेंडमेंट ने लाई थी वो थी प्रेम्बल में। यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट ने 3 वर्ड्स जो ऐड किए थे प्रेम्बल में। फर्स्ट वन वाज सोशलिस्ट, सेक्युलर, सेकंड वाज सेक्युलर एंड थर्ड वाज इंटीग्रिटी। सो 3 वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इस अमेंडमेंट के द्वारा प्रेम्बल में। सेकेंड चेंज जो 42nd अमेंडमेंट 9 ने की थी तो वो थी 7th शेड्यूल में। हम जानते हैं कि जो 7th शेड्यूल है वो डील करता है 3 लिस्ट के साथ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। बट 42nd अमेंडमेंट ने 7th शेड्यूल में एक और चेंजेस की थी कि जो सब्जेक्ट स्टेट में लिस्ट में आ रहे थे उनको उन्होंने ट्रांसफ़र करके कंकरेंट लिस्ट में ले आए थे। एंड वो सब्जेक्ट थे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेस्ट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड द 5th वन वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सो ये सारे सब्जेक्ट उन्होंने कंकरेंट लिस्ट में ले आते, तो हम बोलेंगे कंकरेंट लिस्ट जिन पर स्टेट एंड यूनियन दोनों ही काम कर सकते हैं।
थर्ड जो चेंज लाई थी इम्पॉर्टेंट वन, वो थी आर्टिकल 51A में। जब कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था और हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, तो वहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो एडेड नहीं थी वहाँ पर बनने के टाइम। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में 42nd अमेंडमेंट के साथ इंट्रोड्यूस की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी तो तब इनकी गिनती थी 10, अब ये 11 है, बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई। बट इंट्रोडक्शन के टाइम इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ किन की थी? सिटीजन्स की। और एक कमेटी यहाँ पर एक बिठाई गई थी और उसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि आप इंडियन सिटीजन्स के भी कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करें। सो इस अमेंडमेंट के द्वारा ये सब भी ऐड कर लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ की फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। फोर्थ चेंज थी जो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई थी, जिसे हम वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट बोलेंगे। तो फर्स्ट वन, उसमें वो चेंज थी पार्लियामेंट के रिगार्डिंग। पार्लियामेंट में क्या क्या चेंजेस हुई थी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा? तो फर्स्ट ये थी कि प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया था कि वो एडवाइस मानेंगे कैबिनेट की। सेकेंडली अलाउ कर दिया गया था सेंटर को कि वो अपनी जो सेंट्रल लेवल की फोर्सेस हैं, सुरक्षा बल हैं, उनको उन फोर्सेस को स्टेट में लगा सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं उन सिचुएशन में जहाँ पर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की गड़बड़ी होगी। और ये चेंजेस की गई थी आर्टिकल 257A में। थर्डली स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दी गई थी स्पीकर को ऑफ द लोकसभा एंड द प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 329A। और यहाँ पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे उनको प्रेसिडेंस दे दी थी कि सुपीरियरिटी जो थी वो एक सुपीरियर पोजीशन दे दी गई थी ओवर द फंडामेंटल राइट्स। एंड कहा गया था कि कोई भी लॉ जो इंट्रोड्यूस किया गया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, उसको जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है कोर्ट की, उसके स्कोप में नहीं लाया जाएगा। सो दिस वाज द मेजर चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट। बाद में चीज हालात चेंज हो गया कोई और अमेंडमेंट के साथ, बट इस अमेंडमेंट ने ये चीज लाई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। हम बात करेंगे फिफ्थ चीज लाई थी 42nd अमेंडमेंट में। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट की पावर थी जुडिशियल रिव्यू पे, वो भी कम कर दी गई थी, कर्टेल कर दी गई थी इस अमेंडमेंट के द्वारा। तो आगे हम बात करेंगे सिक्स्थ चेंज, वो लाई गई थी आर्टिकल्स 323A, 323B एंड पार्ट 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर पार्ट 14A। सो पार्ट 14A यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, जो डील करता था ट्रिब्यूनल्स डीलिंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ट्रिब्यूनल फॉर other matters. So these articles were introduced by this amendment of 42nd Amendment 1976. आगे बात करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस की गई थी इस अमेंडमेंट के द्वारा 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। तो यहाँ पर 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जो स्टेट पॉलिसी थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे इस लिस्ट में। एंड वो 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल डील करते थे आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A। सो आर्टिकल 39A के द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था टू equal justice and to provide free legal aid to the poor. Secondly, under Article 43A, to take steps to secure the participation of workers in the management of industries, and under Article 48A, to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife. So, free legal aid के regarding 39A का आर्टिकल यहाँ पर ऐड कर दिया गया, और पर्सन जो वर्कर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट में सिक्योर करने के लिए जो स्टेप्स हैं 43A
आर्टिकल के द्वारा इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंट को कैसे इम्प्रूव करना है और सेफ गार्ड करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल 48 यहाँ पर इस अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये सब तो मेजर चेंजेस थी, दैट्स वाई इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया था। अब हम बात करेंगे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में 44th अमेंडमेंट का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? इसके आने से पहले फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी का, हर पर्सन का, बट 1978 में इस अमेंडमेंट के द्वारा, दैट मीन्स 44th अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल जो राइट था उनको जस्ट कन्वर्ट कर दिया गया एक लीगल राइट में अंडर आर्टिकल 300A, एंड जो फंडामेंटल राइट का स्टेटस था प्रॉपर्टी का वो एबॉलिश कर दिया गया और रिमूव कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 44th अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात हम करेंगे 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। तो यहाँ पर हम पहले बात कर चुके थे कि फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, और यहाँ पर 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा 10th शेड्यूल जो था, जो डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ, वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इसके बाद हम बात करेंगे 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। पहले जो वोटिंग की एज लिमिट थी वो थी 21, बट 1989 में 61st अमेंडमेंट के द्वारा 28 की एज को डिक्रीज करके उन्होंने, पार्लियामेंट ने 80 इयर्स की एज कर दी फॉर द वोटिंग फॉर बोथ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव इलेक्शंस। दोनों तरह के इलेक्शंस के लिए उन्होंने 20 वर्ष से इसको डिक्रीज करके 18 के लेवल पर ले आए, 18 की एज कर दी यहाँ पर। आगे है 65th अमेंडमेंट एक्ट 1919। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन जो इंट्रोड्यूस किया गया था 65th अमेंडमेंट के द्वारा, जो डील करता था एससी, दैट मीन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से। आगे बात करेंगे 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। तो यहाँ पर जो दिल्ली थी, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उसको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एंड यहाँ पर 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 7 मेंबर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थी वो एस्टेब्लिश कर दी गई 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा। इसके बाद हम बात करेंगे एक और अमेंडमेंट की, तो वो उसका नाम है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल था उसमें कुछ लैंग्वेजेस ऐड की गई। उन लैंग्वेजेस का नाम है कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। सो अब इस अमेंडमेंट, दैट मीन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा टोटल जो लैंग्वेजेस थे इंडिया के 8th शेड्यूल में वो इंक्रीज होकर बन गई थी 18। आगे हम बात करते हैं एक और अमेंडमेंट की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीपल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस अमेंडमेंट ने जो हमारे रूरल एरियाज हैं, दैट मीन्स विलेज लेवल के, वहाँ पर एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज की, एंड वो थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस करके। यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने पहली बात तो थी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, और इस स्टेटस के द्वारा जो पार्ट 9 है और उसमें ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिकॉग्नाइज करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और उनके रिलेटेड प्रोविजंस को, एंड वन मोर शेड्यूल, दैट मीन्स 11th शेड्यूल जो पर्टिकुलरली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से ही डील करता है, वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ऐसे ही हम बात करेंगे एक और अमेंडमेंट की, उसका नाम है 74th Amendment Act of 1919 on the same year।
सेम ईयर 72nd अमेंडमेंट जो थी वो रूरल एरिया को डील कर रही थी 1992 में ही, एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, दैट मीन्स एक और अमेंडमेंट है बट इन द सेम ईयर 1992। हम बात करेंगे लोकल बॉडीज ऑफ द अर्बन एरियाज, दैट मीन्स वो तो रूरल एरिया की थी 73rd, ये अर्बन एरिया था। यहाँ पर भी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया गया। कुछ न्यू पार्ट जो था 9A इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और 12th शेड्यूल जो पर्टिकुलरली इन लोकल बॉडीज के साथ डील करता है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। हम बात करेंगे 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 की। तो ये भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट डील करती है एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ, कि एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वो भी हर एक पर्सन का एक फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया इस 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। और यहाँ क्या कहा गया कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है जो प्रोवाइड की जाएगी बच्चों को एज अ फंडामेंटल राइट, जो जिनकी एज 6 और 40 ईयर के बीच में होगी, 6 तो लेके 40 ईयर्स तक। सो इसके रिगार्डिंग एक और चेंज की गई थी 51A में। हमने जैसे पहले ही बोला था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इंट्रोड्यूस की गई थी एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट के द्वारा, पर वहाँ पर सिर्फ 10 ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, और 11th जो ड्यूटी है वो यहाँ पर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड की गई थी। और यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी पेरेंट्स और गार्डियन की बना दी गई एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आप अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे एजुकेशन की, कि वो 6 to 40 ईयर की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है जो फ्री एंड कंपल्सरी है वो एजुकेशन वो अच्छे तरीके से ले सके। सो दिस वाज द 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। आगे हम बात करेंगे एक और अमेंडमेंट की, दैट इज 88th अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो जीएसटी का कंसेप्ट था, आई एम वेरी सॉरी, तो यहाँ पर सर्विस टैक्स का जो कंसेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर आर्टिकल 268 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। को सर्विस टैक्स कौन लगाएगा, कौन लेगा, वो सब। आगे बात करते हैं 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी कुछ और लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल में। 4 लैंग्वेजेस बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ये जो लैंग्वेज पहले जो 18 की गिनती तक गई थी वो अब बढ़कर 22 हो गई है, और अभी तक 22 जो लैंग्वेजेस हैं वो चल ही रही हैं। आगे हम बात करते हैं 95th अमेंडमेंट एक्ट 2002 की। तो यहाँ पर जो एससी दैट मीन्स शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के पीपल हैं उनकी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, एंड वन मोर टाइप ऑफ कैटेगरी दैट इज एंग्लो इंडियन है, उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो यहाँ पर इस अमेंडमेंट 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 के द्वारा पीरियड जो टेन्योर था वो रिजर्वेशन का बढ़ाकर उन्होंने 10 ईयर कर दिया था, दैट मीन्स अप टू 2020 अंडर आर्टिकल 334। आगे हम बात करते हैं 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो यहाँ पर 2011 की जो 97th अमेंडमेंट है वहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कंसेप्ट, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था, जहाँ ग्रांट कर दिया गया था। यहाँ पर एक आर्टिकल जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड उस आर्टिकल 19A कहते हैं। न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर आर्टिकल 43B, एंड एक न्यू पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया था दैट मीन्स 9B कॉन्स्टिट्यूशन में जो डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। सो ये जो अमेंडमेंट थी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करती थी। आगे हम बात करेंगे 100th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015। तो यहाँ पर जो भी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो भी लैंड बाउंड्री के रिगार्डिंग एग्रीमेंट हुआ था 1974 में, एंड उसका जो प्रोटोकॉल आया था 2011 में, उसके रिगार्डिंग जो भी इन दोनों देशों में लैंड की जो एक्विजिशन थी, कैसे एक्वायर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे सर्टेन एरियाज टू ईच अदर, वो अमेंडमेंट के द्वारा उन्होंने इसको इफेक्ट में लाया था इस बात को। आगे हम बात करते हैं एक और न्यू अमेंडमेंट की, तो इसे बोलते हैं 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006।
2016। तो 2016 की इस अमेंडमेंट के द्वारा जो जीएसटी है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसे हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो यहाँ पर जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस जो ग्रांट किया गया था इस अमेंडमेंट के द्वारा, 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो यहाँ पर जो आज हम बात करें तो बहुत सारी जॉब्स में, बहुत सारे जब भी कोई जॉब्स निकलती हैं तो एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन रखी जाती है EWS को, दैट मीन्स इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। तो फर्स्ट टाइम EWS का जो कंसेप्ट था 103rd अमेंडमेंट के द्वारा 2019 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो यहाँ पर 10% की मैक्सिमम रिजर्वेशन जो इस कैटेगरी को जाएगी, और वो पर्सन्स जो है आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 एंड 5 में डील ना करते हों, दैट मीन्स क्लासेस अदर देन सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। दैट मीन्स इनका क्राइटेरिया सिर्फ बेस्ड होगा इनकम के बेस्ड, और जो जनरल कैटेगरी से जनरली बच्चे डील करते हैं वो इसमें इस रिजर्वेशन को लेते हैं। 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो यहाँ पर हम पहले भी बात कर चुके थे कि 2009 की अमेंडमेंट में 10 ईयर का जो टेन्योर था वो बढ़ाया गया था, इंक्रीज किया गया था। तो यहाँ पर 104th अमेंडमेंट जो आई है 2020 की, यहाँ पर फिर से जो SC एंड STs थे उनकी लोकसभा में और स्टेट असेंबली में 70 ईयर की जो टेन्योर थी उसको 80 कर दिया। दैट मीन्स 10 ईयर मोर बढ़ाकर उन्होंने इंक्रीज कर दिया कि आप 10 ईयर और जो रिजर्वेशन है वो उसको ले सकते हो उन सीट्स को। और जो एंग्लो इंडियन की थी रिजर्वेशन जो लास्ट 2009 में उन्होंने बढ़ाई थी वो अब उन्होंने ख़त्म कर दी है, रिमूव कर दी है। अब बात करेंगे 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021 में एक लेटेस्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हुई है जिसे हम बोलते हैं 105th अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पर स्टेट्स को पावर दे दी गई है कि वो ओबीसीज जो हैं, दैट मीन्स अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी स्टेट लिस्ट भी मेंटेन करके रख सकते हैं, क्लैरिफाई कर दिया था इस अमेंडमेंट के द्वारा। सो ये तो थी सारी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जनरली ये एग्ज़ाम में आ ही जाती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और जो मैंने आपके साथ नॉलेज शेयर की है, तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और जितना हो सकता है शेयर करो। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक और न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरी वेट रखना, एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।